नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष तनाव दूर करने पर 6 जून को बनी आपसी सहमति को लागू करेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आज मेरठ संभाग के सभी जिलों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच का विशेष अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए संघर्ष वाले क्षेत्रों में दुश्मनी तुरंत खत्म करने की मांग की। और रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रारंभिक परिणाम में शानदार जीत हासिल की। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्राथमिकता के आधार पर तनाव घटाने पर जोर दिया है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भारत के चुशूल में बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की ये तीसरी बैठक थी। ये बैठक विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 17 जून को हुई बातचीत के बाद आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई थी कि पूरी स्थिति का समाधान जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और दोनों देश 6 जून को बनी समझ के अनुसार अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी। श्री गडकरी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश न कर पाएं। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ऐसी किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जाएगी और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 62,870 करोड़ लिमिट के 70,32,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड को 30 जून तक मंजूरी दी गई। इससे 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इनमें मछुआरे और दूध उत्पादक भी शामिल हैं। नाबार्ड की 30,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा के तहत लगभग 24,587 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों को बांटे गए। इसका लाभ 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फसल तैयार करने और अपनी खरीफ की बुवाई के बाद की जरूरतों को पूरा करने में होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। कोविड महामारी के समय वर्षा और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच कुल 200 लाख मीट्रिक टन अनाज और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दोनों चरणों में कुल मिलाकर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कोविड की चुनौतियों के बावजूद एशिया में गैस की मांग में वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में उभरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की निरंतर नीतियों और प्रयासों के साथ साथ
तेजी से पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के विकास के कारण संभव होगा। श्री प्रधान कल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संयुक्त वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने, गैस के बुनियादी ढांचे के विकास और गैस बाजार के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। मुक्त गैस बाजार के सृजन पर उन्होंने कहा कि सरकार देश में लगातार एक विपणन और स्वतंत्र मूल्य निर्धारण व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,157 रोगी स्वस्थ हुए हैं और इसके साथ ही इस महामारी से ठीक होने वाले रोगों की संख्या 3,47,978 हो गई है। फिलहाल देश में 2,20,114 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज से मेरठ संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी। इन जिलों में सर्वाधिक संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी हैं। इस प्रकार का अभियान राज्य के अन्य भागों में भी चलाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार कोविड की जांच के लिए गाजियाबाद जिले में एक बड़ी प्रयोगशाला भी स्थापित करेगी। 10 दिन लंबे इस अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें परिवार के सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगी और उनसे जुड़े आंकड़े इकट्ठा करेंगी। स्क्रीनिंग के साथ ही ये टीमें स्क्रीनिंग वाले घर पर एस का निशान बनाकर स्क्रीनिंग की तारीख अंकित कर देंगी। इस अभियान से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान और उनके जल्द उपचार में आसानी होगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जिलों पर खास ध्यान देने को कहा है। ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब हैं और इनमें कोविड संक्रमित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्होंने हर किसी से स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 70% पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हरियाणा में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हो गई है। कल कोरोना के 527 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10,499 हो गई है। 393 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14,941 हो गई है। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 240 हो गई है, जबकि 4,202 सक्रिय मामले हैं। पंजाब में 101 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,678 हो गई है। नए मामलों में 41 लुधियाना से हैं। राज्य में अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। 122 मरीजों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। राज्य में अभी 1,530 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निजी एम्बुलेंसों और अन्य वाहनों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ये फैसला निजी एम्बुलेंस द्वारा मनमाना शुल्क मांगे जाने की शिकायतों को देखते हुए लिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जिला प्रशासन द्वारा निजी एम्बुलेंस और अन्य निजी वाहनों को अधिग्रहित किया जाएगा। ऐसी एम्बुलेंस और अन्य वाहनों का उपयोग कोविड-19 के ऐसे रोगियों के लिए किया जाएगा जिनकी स्थिति बहुत गंभीर नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इस सेवा के तहत वाहनों की लीज या मासिक किराए की दरें निर्धारित की जाएंगी। इसी बीच कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टास्क फोर्स स्थापित की जाएगी। ये टास्क फोर्स मुंबई में स्थापित टास्क फोर्स की तर्ज पर ही काम करेगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में कोविड संक्रमण का प्रसार रोकने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हाल में 18 से 25 जून तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया था। झारखंड एक निर्धारित समय के भीतर इस तरह का सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। सहिया दीदियों ने कोरोना वायरस के अधिक जोखिम वाले या गंभीर श्वसन रोगों से पीड़ित 55,215 लोगों की पहचान की है। राज्य सरकार ने सहिया बहनों द्वारा पहचाने गए जोखिम वाले लोगों की कोरोना जांच करने का निर्णय लिया है। बिहार में 6 कोविड रोगियों की मौत के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 73 हो गया है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 10,205 हो गई है, जबकि 7,811 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने वालों की दर बढ़कर 77% हो गई है। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सावन मास में आयोजित मेलों को स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं।
4 अगस्त तक राज्य के सभी शिव मंदिर बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं से मंदिर के बजाय घरों में पूजा करने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना एम्स को कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए अब 50 की जगह 500 बेड उपलब्ध होंगे। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर श्रावणी पूजा करने का आग्रह किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 268 नए कोरोना मरीजों का पता लगने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,861 हो गई है। अब तक 581 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय 1039 सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों से कुल 260 लोगों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10,655 हो गई है। इस दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा 73 मामले मुरैना जिले में मिले हैं। यह जिला राजस्थान के धौलपुर से लगा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,734 और मरने वालों की संख्या 232 हो गई है। भोपाल में कोविड-19 के मामलों की संख्या 2,830 है। उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य के 20 जिलों में कल से कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है, जबकि 4 जिले फिलहाल कोरोना मुक्त हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 675 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 33,318 हो गई है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 1,869 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कुल 7,411 सक्रिय मामलों में से 63 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में 368 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 24,038 हो गई है। राज्य में अब तक 3,80,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा धन्वंतरी आरोग्य रथों के माध्यम से राज्य के दूरस्थ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसे 992 धन्वंतरी रथों द्वारा अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार ने 59 सरकारी अस्पतालों में पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक कोरोना के 94,000 से अधिक मामले हो गए हैं। इनमें कल पॉजिटिव पाए गए 3,883 मामले शामिल हैं। इनमें से अधिकतर मामले राजधानी चेन्नई के हैं। तमिलनाडु में पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना जांच में काफी तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में 30,500 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। अकेले चेन्नई में ही प्रति 10 लाख में से 35,000 लोगों की जांच की जा रही है। ये दर देश के किसी भी इलाके से अधिक है। चेन्नई के अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में संक्रमण दोगुना होने की गति लगातार धीमी हो रही है, जिसे अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि कुल संख्या के हिसाब से कोरोना पीड़ितों की संख्या काफी बढ़ रही है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं भवतारिणी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से 2 और लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। कोविड-19 से होने वाली 104 मौतों में 92 कश्मीर से हैं, जबकि 12 मरीज जम्मू डिवीजन से हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,497 हो गई है। राज्य में अब तक 4,722 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रामाणिक स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताएं और गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रामाणिक सूचना के स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए।
अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। मेदांता अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अन्य बातों सहित पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने और कसरत करने जैसी आदतें अपनानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी कि कोविड-19 से संबंधित खबरों को लेकर ज्यादा परेशान न हो, अन्यथा कई मुश्किलें हो सकती हैं। Positive addictions would include the creative arts such as drawing, writing, painting. All of these qualify as positive addictions. Music is positive addictions. People who are interested in dancing, that's a positive addiction. Playing a game with family members has the beneficial effect of both the social interaction as well as the fun of the game. Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767 और 011-2331-4444। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। असम में 21 जिलों के लगभग 15 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि वर्षा जनित घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का पानी सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। लगभग 15,000 लोगों को विभिन्न राहत शिविरों में लाया गया है। बाढ़ का पानी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में भी घुस गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष तनाव दूर करने पर 6 जून को बनी आपसी सहमति को लागू करेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आज मेरठ संभाग के सभी जिलों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच का विशेष अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए संघर्ष वाले क्षेत्रों में दुश्मनी तुरंत खत्म करने की मांग की। और रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रारंभिक परिणाम में शानदार जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में आज राज्य मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा।
शपथ ग्रहण समारोह सवेरे 11 बजे राजभवन में होगा। लगभग 2 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीब 10 समर्थकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली का दौरा किया था और पार्टी आलाकमान से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की थी। दिल्ली में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जब केवल 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर संग्रह से संबंधित प्रशासन को सरल बनाने पर जोर दिया है, ताकि करदाता अपने सभी दायित्वों का आसानी से निर्वहन कर सकें। उन्होंने कल वस्तु और सेवा कर जीएसटी दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के सभी अधिकारियों को एक संदेश में कहा कि हमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर गौर करना चाहिए और इस आत्मनिर्भरता के लिए जीएसटी कर प्रशासन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायी वर्ग की समस्याओं का तत्परता से समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तत्परता से हम निकट भविष्य में वांछित आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के उपाय कर कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें। किसानों को लिखे पत्र में श्री तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने भारत की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि क्लीन ऐप के दृष्टिकोण से भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने सोमवार को 59 चीनी मोबाइल ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वे संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं। प्रतिबंधित ऐप में टिकटॉक और वीचैट शामिल हैं। अमेरिका ने शिनजियांग सहित चीन के तमाम शहरों में जबरन श्रम और मानवाधिकार हनन के आरोपों से घिरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबारी परामर्श जारी किया है। ये पिछले कुछ दिनों से ट्रंप प्रशासन द्वारा किए जा रहे सख्त उपायों की कड़ी में एक और कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के हुवई और जेटीई कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उइगर मानवाधिकार नीति कानून पर दस्तखत किए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग और ब्रिटेन से किए गए वायदों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए कल सीरिया, यमन, लीबिया, दक्षिण सूडान और कोंगो सहित प्रमुख संघर्षों में दुश्मनी को तुरंत समाप्त करने की मांग की। परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के उल्लेख पर अमेरिका और चीन के बीच लंबे विवाद के समाधान के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। परिषद के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत ने परिणाम की घोषणा की। उन्होंने इसे वर्तमान में दुनिया भर में संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए आशा का संकेत बताया। फ्रांस और ट्यूनीशिया द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव में कहा गया कि ये उपाय इस्लामिक स्टेट और अल कायदा आतंकवादी गुटों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होंगे। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री पुतिन 2 दशक से रूस में सत्तासीन हैं। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान।
दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अहमदाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम को बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। बांग्लादेश में पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए देश की सिविल सेवा परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम के साथ कोटा प्रणाली समाप्त हो गई है। देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सरकार ने अक्टूबर 2018 में पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में कोटा समाप्त करने का फैसला किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। और अब मुकेश से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हां प्रियंका, चीन की कंपनियों के लिए सड़क निर्माण के दरवाजे भी बंद। राजमार्ग परियोजनाओं का ठेका चीनी कंपनियों को नहीं देने की सरकार की घोषणा दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, भारत चीन की सेनाओं का तनाव घटाने पर जोर। नवभारत टाइम्स लिखता है, इधर सहमति के बाद उधर चीन लगा रहा घात, भारत ने तेज किया डिजिटल प्रतिघात। चीनी ऐप वीबो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो और पोस्ट हटाने की खबर भी हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। अमर उजाला का कहना है, पीओके में चीन की शह पर पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक तैनात किए। जनसत्ता की खबर है, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद और बुजुर्ग की मौत। जान हथेली पर रख 3 साल के मासूम को बचाया जवानों ने। दैनिक भास्कर ने कोरोना काल में 4 मोर्चों से अच्छी खबरें शीर्षक से लिखा है, कारों की बिक्री 3 गुनी, बेरोजगारी आधी, जीएसटी संग्रह 2019 के करीब तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी सुधार। लॉकडाउन में निजी स्कूलों में फीस लेने के मामले पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 2 हाई कोर्ट ने कहा फीस भरें, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, बोले रामदेव, विवाद खत्म, बाजार में उतरेगी कोरोनिल। वहीं नवभारत टाइम्स के अनुसार मंत्रालय ने कहा पतंजलि कोरोना के इलाज का दावा नहीं कर सकेगा। रेलवे ने निजीकरण की राह पर बढ़ाया कदम। जनसत्ता ने लिखा है, यात्री रेलगाड़ियों के 109 से अधिक रूट पर परिचालन के लिए कल निजी निवेश के पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गए। प्रसार भारती ने संयुक्त सचिव से कम वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अपना भर्ती बोर्ड बनाया। दैनिक भास्कर ने बताया कि जगदीश उपासने पहले अध्यक्ष नामित। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया। आयोग की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है आवेदन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष तनाव दूर करने पर 6 जून को बनी आपसी सहमति को लागू करेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आज मेरठ संभाग के सभी जिलों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच का विशेष अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए संघर्ष वाले क्षेत्रों में दुश्मनी तुरंत खत्म करने की मांग की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।